जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों सभी मित्रों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज पुनः से मैं आपके सामने धुआंधार प्रैक्टिस भाग 3 के रूप में लेके आया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चनों के विषय में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों आप लोग केवल धैर्य बना के रखिए, पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है, आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों उसके पहले मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों को शेयर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों कहने का सीधा सा सेंस इसका ये है पंक्तियों का कि राह संघर्ष की जो चलता है, जो जीवन में संघर्ष करता है वही संसार को बदलता है, वही समाज में बदलाव लाता है, परिवार में बदलाव लाता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने लड़ाई में कभी हार नहीं मानी, अपना लगातार तैयारी करते रहे, पढ़ाई लिखाई करते रहे, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों कहने का सीधा से तात्पर्य है कि आप कार्य करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि रात के बाद सुबह होना है, ये यूनिवर्सल सत्य है। तो आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज का अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज का अपना वीडियो मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है घाटी का चौड़ा करना, दूसरा ऑप्शन है घाटी का कायाकल्प करना, तीसरा ऑप्शन है घाटी को गहरा करना, और चौथा ऑप्शन है टेढ़े मेढ़े बहना। बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर डालिएगा। और देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा क्या? इसका जवाब होगा क्या? घाटी को गहरा करना। देखिए जब कोई भी नदी ग्लेशियर से निकलती है तो इसका मतलब पर्वत से होकर के बहेगी, और पर्वत पर ये क्या करती है? अपने रास्ते में गहरा गड्ढा करती है, जिसको हम कैनियन के नाम से जानते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं गार्ज। क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। दोस्तों तो जब नदी अपने तरुणावस्था में होती है तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है या अपने कैनियन का निर्माण करती है। दोस्तों देखिए, जब टेढ़े मेढ़े की बात आ जाए तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नदी कब बनाती है? दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नदी तब बनाती है जब अपने युवावस्था में होती है, बल खाती हुई बहती होती है, तब यहाँ पर वो टेढ़े मेढ़े रास्तों का निर्माण करती है नदी। तीसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन ये नदी का कायाकल्प करना, ये तो सिंपल सी बात है, नदी को अपना साफ सफाई करना। घाटी, अगला है घाटी का चौड़ा करना, ये अंतिम स्थिति होती है, ये अंतिम स्थिति होती है, अंतिम स्थिति होती है नदी की, जब वो घाटी को क्या करती है? घाटी को चौड़ा करती है, मतलब चौड़ी हो जाती है नदी। यहाँ पर क्या होती है? चौड़ी हो जाती है। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया भी है ये, इसको आप गौर फरमाइएगा इस पर, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन मेरे अच्छे लग रहे हैं, मेरे द्वारा लाए गए कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे एक बार थम्स अप जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए क्या है? गोखुरों, विसर्पों, अंतर ग्रंथित पर्वत प्रक्षेप, वी आकार की घाटी। देखिएगा दोस्तों, यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए क्या दिया है? अधिकतम अपरदनकारी शक्तियां,
अधिकतम अपर्दनकारी शक्तियों की बात की गई है। तो जब नदी अपने अपर्दन के मूड में होती है, जब नदी निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, तो वो क्या करती है, अपने क्षेत्र में या तो आई आकार की घाटी बनाती है, आई आकार की घाटी बनाती है, और या तो वो वी आकार की घाटी बनाती है। कैसी घाटी बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी। अब देखिए वी आकार की घाटी कब बनाती है? बी आकार की घाटी नदी तब बनाती है जब वहां अवसादी चट्टान भी पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक भी पाई जाती है। मतलब अवसादी चट्टानें जब होती हैं यहां पर, तो ये नदी वी आकार की घाटी बनाती है। और अगर यहीं पर अवसादी चट्टानी क्षेत्र होता है तब तो वी आकार, और अगर वहां पर आग्नेय चट्टानों की बहुलता होती है तो वहां पर आई आकार की घाटी बनाती है। किस आकार की? आई आकार की घाटी बनाती है दोस्तों। ठीक है। विसर्प कब बनाती है नदी? विसर्प अपने युवावस्था में नदी बनाती है, जब नदी युवावस्था में मैदानी क्षेत्र में होती है। कहां पर बनाती है? मैदानी क्षेत्र के अंदर बनाती है। जब मैदानों में होती है तब नदी विसर्पों का निर्माण करती है। दोस्तों गोखूर क्या होता है? गोखूर को आपको बताऊं, गोखूर झील होती है। क्या होती है? गोखूर झील होती है दोस्तों। और ये गोखूर झील का निर्माण कहां होता है? जब नदी के तट पर, नदी के इस मैदानी भाग में जब विसर्पों में तैर रही होती है, चल रही होती है नदी, तो उस समय जब बाढ़ आती है नदी में, तो नदी का जो अवशेष कहीं स्थल भाग में छूट जाता है, नदी का अवशेष कहीं स्थल भाग में छूट जाता है बाढ़ के बाद, तो इस जो यहाँ पर जलभराव होता है उसी को हम गोखूर झील के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है? तो थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अंतःग्रंथित पर्वत प्रक्षेप। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा बंदरगाह, डेल्टा, जलमडमरू मध्य, मुहाना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कई सारे एग्जामों में ये पूछा गया है, पीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप लोग इस पर 4 स्टार कर लीजिए, 5 स्टार, 4 स्टार करिएगा इसमें, 4 स्टार कर लीजिएगा इसमें। आप देखिएगा तो ये इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होता है, उसको कहते हैं दोस्तों मुहाना। क्या बोलते हैं उसको? मुहाना। जैसे नदी यहाँ से निकली, नदी ऐसे प्रवाहित होते हुई गई और इधर यह होता है समुद्र का क्षेत्र। क्या होता है? ये समुद्र का एरिया होता है। यहाँ पर जब नदी यहाँ पर पहुँचती है और इसके साथ यहाँ पर मिलती है, तो इस एरिया को बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों मुहाना बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको मुहाना बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समुद्रों में आपके बंदरगाह पाए जाते हैं और एक तो आपके नदी में भी बंदरगाह पाए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप इस चीज को देखिएगा, जो नदी में बंदरगाह पाए जाते हैं उनको देखिएगा कहां पर पाए जाते हैं। नदी में जो कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों आप लोगों को ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। यह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। यह एकमात्र नदी बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह एकमात्र नदी बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है दोस्तों। क्लियर है एकदम से? अच्छा, इसके अलावा भारत में कोई भी नदी बंदरगाह नहीं है। आपको यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर
पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी मिलेगा, गोवा के अंदर मारमा गोवा मिलेगा, कर्नाटक के अंदर आपको न्यू मैंगलोर बंदरगाह मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ मुंबई बंदरगाह भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, चेन्नई बंदरगाह मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा। बहुत सारे बंदरगाह आपको मिलेंगे, लेकिन जितने भी ये बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं सब समुद्र तट पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? समुद्र तट पर अवस्थित। भारत में एकमात्र नदी बंदरगाह है, वह बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह है। दोस्तों याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी में पूरे वर्ष पानी पर्याप्त मात्रा में रहे ताकि बंदरगाह संचालित हो सके, उसके लिए यहां छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती दामोदर नदी, उसको इसके साथ कनेक्ट करवाया गया ताकि ये बराबर यहां पर पानी की उपलब्धता बनी रहे। क्लियर है? अगर दोस्तों बिल्कुल क्लियर है अगर आंसर आपका और ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हम सब जरूर करिएगा। दोस्तों अगला देखिएगा, अगला मैं आपको बताता हूं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के विषय में आपको बताता हूं। डेल्टा हम किसे कहते हैं, डेल्टा को आप जान लीजिए। डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा के विषय में मैं आपको अभी बताता हूं। दोस्तों डेल्टा के विषय में बताता हूं आपको। देखिए डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जैसे कोई नदी का उद्गम हुआ, नदी पर्वत से नीचे उतरे तो ये कई भाग बनाती है। नदी क्या क्या बनाती है? जब पर्वत पदी क्षेत्र में आती है तो यहाँ भावर का मैदान बनाती है। क्या बनाती है? भावर का मैदान बनाती है। भावर का मैदान, ठीक है दोस्तों। भावर का क्या होता है? भावर का मैदान होता है यहाँ पर दोस्तों। और आगे इसके बाद जब नदी बढ़ती है तो यहाँ पर आगे जब ये इसकी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो इसको कहा जाता है तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। और जब ये नदी जो है मैदानों में आती है तो ये विसर्ग में कन्वर्ट होकर प्रवाहित होती है तो इसको कहा जाता है ये मैदानी क्षेत्र में। इसमें दो टाइप के मैदान होते हैं, एक तो होते हैं खादर मैदान, एक होते हैं बांगर मैदान। तो ये है बांगर मैदान और ये बांगर मैदान है और ये वाले खादर मैदान है। दोस्तों ये कैसे हो गए? कहा जाता है कि पहले के टाइम पे जहां नदियों का जल, बाढ़ का जल पहुंच जाता था, आज की डेट में नहीं पहुंच रहा, वो ऊंचाई वहां पर कई बार बाढ़ पहुंचने के बाद ऊंचा हो गया वो क्षेत्र, उन क्षेत्रों को हम बांगर कहते हैं। और जहां पर आज भी बाढ़ का जल पहुंचता है उन क्षेत्रों को हम खादर कहते हैं। इसके बाद ये नदी जब अपनी अंतिम स्थिति में आती है तो ये बिल्कुल सीधी प्रवाहित होने लगती है वृद्धावस्था में। फिर इसके द्वारा यहाँ पर कई सारी वितरिकाओं में ये डिवाइड हो जाती है, कई सारी वितरिका में डिवाइड हो जाती है नदी। और जब नदी डिवाइड हो जाती है तो नदी के द्वारा लाया गया मलबा जो होता है यहीं पर वो अपने मलबे को बिछा देती है, यहीं पर अपने मलबे को बिछा देती है। इसी को हम कहते हैं नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा। दोस्तों क्या क्लियर है एकदम से ये कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर है तो थम्स अप करिएगा कमेंट बॉक्स पर, बिल्कुल थम्स अप करिएगा दोस्तों। और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, वीडियो पूरा देखा करिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। आगे देखिएगा, आगे क्या आता है? जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य किसको कहते हैं? जल डमरू मध्य कहा जाता है किसको? जब दो बड़ी जलराशियों के बीच, जब दो बड़ी जलराशियों को कोई सकरा क्षेत्र आपस में जोड़े, सकरा जलराशि का क्षेत्र आपस में जोड़े। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई दो बड़ी जलराशियों का क्षेत्र, दो बड़ी जलराशियों का क्षेत्र, दो बड़ी जलराशियों का क्षेत्र जब आपस में कोई सकरे क्षेत्र से जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं जल डमरू मध्य। ये दो बड़े लैंड को अलग करता है और दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ता है, ये होता है जल डमरू मध्य। क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप करिएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन में। देखिएगा अगला क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की कौन कौन सी नदियां हैं? आपको पता होगा भैया क्या होता है। जैसे ये वाला क्षेत्र है आपका हिमालय का, ध्यान दे लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ के आगे आप करिएगा आंसर इसका। देखिएगा जैसे ये आपका इंडिया का एरिया है मान लेते हैं, ये क्या हो गया? आपका इंडिया हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्या है? ये यहाँ पर है आपका काराकोरम श्रेणी, फिर आपकी है लद्दाख श्रेणी, फिर आपका है जास्कर श्रेणी, उसके बाद है आपका वृहद हिमालय, उसके बाद क्या है? वृहद हिमालय है, फिर उसके बाद आपका लघु हिमालय है, फिर आपका आ जाता है शिवालिक श्रेणी। तो देखिएगा दोस्तों, हिमालय के जन्म के पहले ये तीन श्रेणियां थी और पूछा गया है क्या? हिमालय पार की नदियां कौन सी है? मतलब हिमालय के जन्म से पहले कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती थी? तो तिब्बत से तीन नदियां महत्वपूर्ण निकलती थी। एक नदी जो निकलती थी जिसका नाम है सिंधु, जिसका नाम है सिंधु। दूसरी नदी थी जिसका नाम है सतलज,
क्या नाम है, सतलज। और तीसरी नदी जो होती थी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। आंसर देखिए कौन सा होगा, आंसर देखिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान देकर के आंसर देखिए। एक तो हो गई ब्रह्मपुत्र, हो गई, एक हो गई ब्रह्मपुत्र, ये एक हो गई ब्रह्मपुत्र, दूसरी हो गई सिंध, तीसरी हो गई सतलज। तो इसमें जो हिमालय के पहले की नदियां हैं या हिमालय की पार की नदियां हैं वो कौन कौन सी हो गए, कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी। अब अगर हम बात करें गंगा की, जो ये तीनों नदियां निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, ये मानसरोवर के पास से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, मानसरोवर के पास से निकलते हैं, तिब्बत से। कहां से, तिब्बत से निकलते हैं ये तीनों की तीनों नदियां, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर पूछा जाए तो ये चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंध निकलती है, सिंगी खंबाब नाम होता है उसका। और यहां से जहां से सतलज निकलती है उस भाग को बोला जाता है क्या, सतलज जहां से निकलती है उसे बोला जाता है राक्षसताल या राक्षसताल, राक्षसताल या राक्षसताल बोला जाता है, राक्षसताल, राक्षसताल। ठीक है दोस्तों, चलो अगर ये आपके समझ में आया तो आप कमेंट में थम्स अप जरूर दीजिएगा। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं गंगा की, गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमानी से होता है, गंगोत्री से होता है। गंगोत्री कहां पर है, उत्तराखंड में है। दरअसल गंगोत्री हिमानी से भागीरथी और शतोपथ हिमानी से, शतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा। इसके बाद यहां से अलकनंदा आगे निकलती है और ये हरिद्वार के पास देवप्रयाग से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देवप्रयाग के पास से ये गंगा के रूप में आगे प्रवाहित होती है, ये हरिद्वार में देवप्रयाग बनता है। क्या दोस्तों आपके ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया तो निश्चित रूप से आप थम्स अप करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर करिए, चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है या भाग स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दरअसल मैं आपको बस क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिए, एकदम से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। थोड़ा सा अपना दिल थाम के बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर करता हूं इस चीज को मैं आपको। देखिए क्या होता है, दरअसल यहां पर यह है वृहद हिमालय का क्षेत्र। कौन सा है, ये वृहद हिमालय का क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद यह है हमारा लघु हिमालय का क्षेत्र, फिर हमारा है शिवालिक का क्षेत्र। अब पूछा गया कि बताइएगा पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो देखिए ये सिंधु नदी है, यहां से जाती है सिंधु नदी है, ठीक है। उसके बाद यहां से आती है सतलज नदी है, क्या आती है, सतलज नदी आती है। फिर इसके बाद यहां से कौन सी नदी आती है, सतलज के बाद आती है काली नदी, यहां पे आती है। काली नदी के बाद यहां से तीस्ता नदी आती है और एक नदी इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। अब देखिएगा जो हिमालय का विस्तार माना जाता है, हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को माना जाता है। कहां तक दोस्तों, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच के क्षेत्र को हिमालय का विस्तार माना जाता है। प्रश्न पूछा है काली एवं तीस्ता के बीच का क्षेत्र, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि ये है हमारी सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु है। और ये क्या है, हमारी सतलज नदी है, सतलज है। और ये हमारी क्या है, ये वाली हमारी एक काली है। और ये कौन सी है, ये हमारी तीस्ता नदी है। कौन सी है, तीस्ता नदी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये हमारी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो गया आपका? आंसर बताइएगा। नहीं क्लियर तो मैं क्लियर किए दे रहा हूं। सिंधु और सतलज के बीच के मैदान को बोला जाता है पंजाब मैदान। क्या बोलते हैं, पंजाब या कश्मीर मैदान बोला जाता है, कश्मीर हिमालय बोला जाता है, सॉरी मैदान नहीं हिमालय, कश्मीर हिमालय बोला जाता है, हिमालय बोला जाता है इसको। और देखिएगा सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय बोला जाता है दोस्तों, कुमायूं हिमालय। बिल्कुल छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा इसको। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को, काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, नेपाल हिमालय बोलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बचा
तीस्ता और असम के बीच के हिमालय को जो है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक चीज और बता दूं, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र का ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। मतलब हिमालय को जो सबसे बड़ा भाग दो नदियों के बीच पड़ता है वो काली और तीस्ता के बीच ही पड़ता है। जो काली तीस्ता है इसके बीच के क्षेत्र को ही नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग भी है। जो सबसे छोटा भाग है वो कुमायूं हिमालय का है। किसका है? कुमायूं हिमालय का है दोस्तों। किस किस नदी के बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में है। क्या आपका यह क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप थम्स अप न करना ना भूलिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? अब पूछा गया कि किस हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप देखिएगा चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? चेमायंगडुंग ग्लेशियर से। गंगोत्री से कौन निकलती है? गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। कौन निकलती है? भागीरथी निकलती है। सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। कौन से? नुब्रा नदी निकलती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा इसको, युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम श्रेणी में है। किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में है दोस्तों। किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी किस पहाड़, मतलब गंगोत्री किस पहाड़ी में स्थित है? ये बंदरपूछ में है। किसमें दोस्तों? बंदरपूछ में है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लियर है तो आगे मैं बढ़ता हूं और इसको थम्स अप जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा पाए दोस्तों। इसी तरह के सीरीज में आप लाता रहूंगा, कंटिन्यू लाता रहूंगा दोस्तों। ट्रस्ट मी, मैं आपको एग्जाम क्लियर कराऊंगा, विश्वास कर लीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस भर करिए मेरे साथ। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैं समाहित करके रखा हूं। और दोस्तों लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिए और इसके बाद कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखियो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? अब देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, कहां पर? तिब्बत में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर क्या बोला जाता है? इसको सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी को भारत में एक अन्य व्यक्ति की तरह मूल अधिकार भी प्राप्त है, मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं गंगा नदी को। ठीक है दोस्तों, वैसे भी गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है। जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है। इसी से संबंधित है एक परियोजना चल रही है वर्तमान में, जिसको आप कहते हैं नमामि गंगे। क्या कहते हैं? नमामि गंगे परियोजना, जो सफाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। कहां से होता है दोस्तों? महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी का उद्गम। ये एक पठारी नदी है भारत की। क्या ये पठारी नदी है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों इसको। कौन? गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है
गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है, इसका उद्गम क्षेत्र नासिक के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है त्र्यंबक। क्या नाम है? त्र्यंबक से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये हो गए आपके, ये क्वेश्चन हो गया। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं आशावान रहता हूं, बहुत मेहनत के बाद मैंने इन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखा करें जी, थम्स अप किया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम इसको रीड कर रहे हैं। अच्छे से रीड करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं मेहनत करता हूं, आप मेरे साथ मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्यांग्सपो है? आप देखिए, त्यांग्सपो की बात आ गई, वही सांगपो की बात है। मान लीजिए कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो आपको पता है कौन सी होती है? त्यांग्सपो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्यांग्सपो। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। गंडक नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है गंडक। और क्या है? गंडक यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। कोसी नदी जो है इसे विश्वासघातनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वासघातनी नदी कहते हैं। घातनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्ग को विचलन करने के लिए फेमस है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से ये विचलित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपने मार्ग से ये क्या हो जाती है? मार्ग से अपने ये विचलित हो जाती है। और ये इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। लाखों लोग प्रत्येक वर्ष इस नदी के बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं दोस्तों। रही बात गंगा, तो गंगा के विषय मैंने आपको बताया। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा जिस राज्य में ये प्रवाहित होते हैं वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वैसे तो ये 5 राज्यों में बढ़ती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, और इसके बाद कौन सा है? झारखंड है। इसके बाद है आपका झारखंड, और झारखंड के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर आता है पश्चिम बंगाल। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप करिएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता? आप बताइएगा दोस्तों, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता? तो यहां पर फिर आंसर वही आ जाता है। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम कहां होता है? चेमायंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है तिब्बत के अंदर। छाप लीजिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छाप लो इसको एकदम से। महानदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? महानदी का उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ के इसमें सिहावा पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ में कहां से? सिहावा पहाड़ी कहां पर है? सिहावा पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा के अमरकंटक के पास है। कहां पर है? अमरकंटक के पास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से छत्तीसगढ़ से होता है। चिनाब नदी की बात करूं तो चिनाब नदी का जो उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास से होता है। रोहतांग दर्रे के पास से होता है चिनाब नदी का। चिनाब नदी रोहतांग दर्रे में 2 नामों से जानी जाती है। अलग अलग धाराएं निकलती है। एक धारा तो चंद्र होती है, दूसरी धारा का नाम होता है भागा। आगे चल करके ये मिलती है आपस में, जिसका नाम होता है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक कौन सी? सलाल परियोजना। दूसरी है बगलिहार परियोजना है। कौन सी? बगलिहार। तीसरी है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। अगली नदी है आपकी रावी नदी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। इसको देखिएगा आगे मैं आपको बताता हूं। आगे है आपका कौन सी नदी है? ध्यान दीजिए, आगे है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से ही होता है। रोहतांग दर्रे के
पास से ही होता है, पास से ही होता है। और देखिएगा रावी नदी जो है, रावी नदी पर 3 बांध अवस्थित है। कौन सा बांध? 3 बांध अवस्थित है, 3 बांध अवस्थित है, या रंजीत सागर बांध अवस्थित है, रंजीत सागर बांध अवस्थित है, बांध अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? रंजीत सागर बांध किसमें है? तीन बांध कहां है? रावी नदी के पास है, रावी नदी में है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है दोस्तों? देवप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। कहां पर मिलता है? हरिद्वार के पास मिलते हैं। कहां पर मिलती है? हरिद्वार के बाद। इसी के बाद जो गंगा नदी है, गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग में देखिए, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो यहां पर मंदाकिनी मिलती है। कौन कौन सी मिलती हैं? मंदाकिनी किसके साथ मिलती है? मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ मिलती है, तब रुद्रप्रयाग बनता है। विष्णुप्रयाग कहां बनता है? विष्णुप्रयाग जहां बनता है वो होता है धौली गंगा, धौली गंगा। और कौन सी नदी है? विष्णु गंगा के मिलन बिंदु को ही, विष्णु गंगा के मिलन बिंदु को ही क्या नाम देते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग कहां बनता है? जहां पर पिंडार नदी किसके साथ मिलती है? अलकनंदा के साथ मिलती है, अलकनंदा के साथ, उसी को कहा जाता है कर्णप्रयाग। दोस्तों, क्या यह वीडियो आपके समझ में आया? क्या आपको अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूंगा। और देखिएगा, इसी तरह का मैं सीरीज आगे लाता रहूंगा, और पेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेट मैंने आपसे क्या कहा था? जिनको छत तक जाना है उन्हें सीढ़ियों की आवश्यकता है, आपको तो आसमां तक जाना है, रास्ता बनाना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, मेरे साथ मेहनत करिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपको से फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।